डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क के बारे में बताया जाएगा। कल के वीडियो में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के बारे में बताया गया था। आज इसके विपक्ष के बारे में बताया जाएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो पहले कल तो बताया था आपको क्या इसका लोकतंत्र क्या है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका क्या महत्व है, यानी पक्ष में तर्क का कहने का तात्पर्य है कि इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन आज बताया जाएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दोष क्या है। इसके विपक्ष में तर्क यानी जो इसके आलोचक हैं वो क्या क्या तर्क देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वास्तव में क्या दोष है। तो आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। सैद्धांतिक रूप में प्रशंसनीय होते हुए भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की ये पद्धतियाँ व्यवहार में अनेक त्रुटिपूर्ण है। कौन सी? जो यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो पद्धतियाँ हैं वो व्यवहार में क्या है, दोषपूर्ण हैं। उनके प्रमुख दोष कौन कौन से हैं वो निम्न प्रकार से हैं। और आता है कि कल भी आपको बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं, पद्धति कौन कौन सी हैं, लोक निर्णय और आरंभ। अब इसमें प्रमुख दोष क्या हैं? नंबर 1, साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं। वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने और इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया है कि साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग ही किया जाता है। डॉक्टर फाइनल कहते हैं कि बुद्धिहीन व अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्राय नष्ट ही किया है। यानी जनता क्या है, इतना कानूनों के बारे में समझ नहीं पाती है, जिससे कि वो कानूनों का निर्माण करने में क्या होती है, अयोग्य ही होती है। दूसरा आता है व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में ही नहीं होती तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अधिक योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं रहते हैं। ज्यूप्स के शब्दों में इन पद्धतियों को अपनाने पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर ही रह जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मान लो कानून निर्माण की अंतिम शक्ति जनता के पास रहती है तो व्यवस्थापिका के सम्मान में क्या होती है, कमी हो जाती है, और लोग इसकी सदस्यता प्राप्त करने के भी इच्छुक नहीं होते हैं। अगला आता है व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरवाह हो जाती है। लोक निर्णय और आरंभ के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है तो इससे विधानमंडल की उत्तरदायित्व की भावना भी बहुत निर्बल हो जाती है। अगला पॉइंट आता है जनता की उदासीनता। जनता का बार बार मतदान कार्य में भाग लेना उनमें एक निर्वाचकीय थकावट पैदा कर देता है, यानी इलेक्टोरल फैटिग्यू पैदा कर देता है। इस प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांशतः जनता को न तो समय ही मिलता है और न ही उनकी रुचि होती है। इसलिए जो निर्णय होते हैं वे अल्पमत से ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लो किसी विधेयक को यानी जो भी विधेयक आएगा उसमें बार बार जनता अगर मतदान में भाग लेगी तो उनमें क्या है, निर्वाचकीय थकावट सी पैदा हो जाती है और वो उस कार्य में क्या होते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो भी निर्णय होंगे वो अल्पमत में ही होते हैं, यानी जनता का कुछ ही भाग जो है उसमें भाग लेता है, तो इसलिए निर्णय जो होंगे वो किस में होंगे, अल्पमत में ही होते हैं। अगला विपक्ष में तर्क दिया जाता है समय और धन का अपव्यय, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। लोक निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत अधिक देर लग जाती है और अनेक बार ये तब निर्मित हो पाते हैं जबकि कालातीत यानी आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। बार बार के इन मतदानों में बहुत अधिक व्यय भी होता है। अगला आता है राजनीतिक दलों
और अवांछित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना। लोक निर्णय और आरंभक से राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी होने के बजाय वे बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे भी अधिक अनुचित यह है कि इसके अंतर्गत अनुत्तरदायी और दंभी व्यक्तियों को जनता की अज्ञानता का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक निर्णय जो आरंभ की जो पद्धतियां हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, उनमें क्या है, राजनीतिक दलों का क्या है, महत्व अधिक हो जाता है, यानी वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और जो मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो जनता की क्या होता है, अज्ञान, जनता अज्ञान होती है तो उनका लाभ उठाने के लिए भी क्या है, उनको अवसर मिल जाता है। अगला आता है, लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं। लोक निर्णय का एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत कानून को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है या पूर्ण रूप से ही अस्वीकार करना होता है। इसके अंतर्गत कानून में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी इसकी आलोचना की जाती है। यानी कि लोक निर्णय के अंतर्गत मानो कोई कानून पास किया जाता है तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाएगा या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाएगा, उसमें संशोधन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अगला आता है, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन। सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है और उसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही होता है। यानी सामान्य जो जनता होती है, व्यक्ति जो होता है, वो कैसा होता है, रूढ़िवादी होता है। और वो कोई नया प्रगतिशील कानून लाएगा, यानी आगे बढ़ने के लिए जो कोई कानून लाएगा उसको स्वीकार करना उसके लिए क्या होता है, कठिन होता है। ऐसी स्थिति में क्या है, लोक निर्णय को अपनाने के परिणाम स्वरूप रूढ़िवादिता, यानी जनता जो रूढ़िवादी बनी हुई है उसको ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार लोक निर्णय और आरंभ की ये पद्धतियाँ जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन इसका उचित रूप में प्रयोग किए जाने के लिए जनता में उच्च राजनीतिक जागरूकता होना नितांत आवश्यक है। ये नहीं है कि ये जो पद्धतियां हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ये जनता को क्या है, वास्तविक राजनीतिक शक्ति तो प्रदान करती हैं। यानी जनता को, यानी राजनीतिक जो शक्ति है वो किसको प्राप्त हो जाती है, जनता को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका उचित रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि जनता में कैसे होनी चाहिए, उच्च राजनीतिक जागरूकता होना, यानी उनमें राजनीतिक जागरूकता होना नितांत आवश्यक है, तभी इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।